स्वागत, अभिनंदन। टॉपिक का नाम तो पता ही है आपको, विधानसभा की शक्तियाँ। ये विधानसभा की शक्तियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं साथियों। बात कर रहे हैं विधानसभा की शक्तियों के बारे में। विधानसभा को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। विधानसभा को कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, व्यवस्थापिका शक्ति प्राप्त है, वित्तीय शक्ति प्राप्त है, कुछ ऐसी विशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त है जो विधान परिषद को न होकर विधानसभा को है, राज्यपाल को भी नहीं है, लेकिन वो शक्तियां किसको प्राप्त है, विधानसभा को प्राप्त है। इसके अलावा इस क्लास में हम चर्चा करेंगे, सत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सत्र को कौन आहूत करता है, कौन स्थगन करता है, कौन सत्रावसान करता है, सत्र का बैठक की संचालन किस प्रकार किया जाता है, कौन अध्यक्षता करता है, कौन उपाध्यक्षता करता है, अगर अध्यक्ष नहीं हो तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऐसे कुछ सामान्य जो बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन हमें सामान्य लगती है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपन थोड़ी बातचीत कर लेते हैं पहले शक्तियों के बारे में। मैं यहाँ 1 नंबर पे लिखूं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, ये नगरपालिका शक्ति नहीं है भाई, कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति। नंबर 2 पे अगर बातचीत करें तो हम ये कह दें उनको व्यवस्थापिका शक्ति। और नंबर 3 पे बातचीत करें, कार्यपालिका आगे, व्यवस्थापिका आगे, नंबर 3 पे बात करें वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अलावा कुछ ऐसी विशिष्ट शक्तियां भी हैं तो इनको स्टार लगा के लिख लेते हैं, विशिष्ट शक्ति। एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में। कौन सी पालिका? कार्यपालिका। यह हम बातचीत कर रहे हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में। हमें पता है कि मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमें पता है कि जो मंत्री परिषद होती है विधानसभा में, वो विधानसभा के जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी होती है विधानसभा के। आपको पता है कि ये हम बातचीत कर रहे हैं मंत्री परिषद के बारे में। किसके बारे में? मंत्री परिषद के बारे में। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के बारे में। आपको ऐसे प्रश्न आ जाए या पूछे कि मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले मंत्री व्यक्तिगत रूप से पूछे किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत का पूछे तो वहां नाम आएगा राज्यपाल, वहां नाम विधानसभा नहीं आएगा। तो यह है कार्यपालिका शक्ति में आता है कि कार्यपालिका शक्ति में जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो वो कहाँ लाया जाता है? वो विधानसभा में लाया जाता है। इसके अलावा हमने ये बातें तो कर ही ली कि मंत्री सामूहिक रूप से तो होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से होता है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। कुछ बातें यहाँ लिख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम कुछ बातें यहाँ लिख लेते हैं कार्यपालिका शक्ति में। हम यहाँ लिख देते हैं मोटी मोटी बातें। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य विधानसभा के प्रति। नंबर 2 पे अगर बातचीत करें तो हम यहाँ लिख देते हैं कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? विपक्ष के लोग लेके आते हैं। और विश्वास प्रस्ताव होते हैं वो कौन लेके आते हैं? सरकार के लोग लेके आते हैं। तो अगर मंत्री
मंत्री परिषद है और उसके विश्वास अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो कहाँ लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। इसमें भी एक जानकारी के लिए बात लिख देते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर पूछ ले कि मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत पूछे तो कौन है? राज्यपाल या मुख्यमंत्री, ऐसा मत कर देना। हम बात कर रहे हैं विधानसभा की शक्तियों के बारे में, कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, विशिष्ट शक्ति, ऐसी शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 में हमने कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा की है कि मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से अगर वो कोई उत्तरदायी है तो विधानसभा के प्रति है, और मंत्री परिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो विधानसभा में लाया जाएगा, और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। ये अपन सामान्य परिचय इनके बारे में चर्चा की है। अब हम बातचीत करते हैं नंबर 2 पे शक्ति है हमारी, उस शक्ति का नाम है व्यवस्थापिका शक्ति। व्यवस्थापिका शक्ति, अगर व्यवस्थापिका शक्ति के अंतर्गत बात करें तो व्यवस्थापिका शक्ति का अपने को पता है कि राज्य विधानमंडल का कार्य है विधि का निर्माण करना। राज्य विधानमंडल का कार्य विधि का निर्माण करना। अब वो किस विधि का निर्माण करता है, किस विषयों पर वो कानून बनाता है, तो हमें पता है कि वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। हमें पता है कि व्यवस्थापिका शक्ति के अंतर्गत क्या आता है कि राज्य विधानमंडल कानून का निर्माण करता है। हमें पता है राज्य विधानमंडल कानून का निर्माण करता है और ये इसका मुख्य कार्य माना जाता है। लेकिन वो किस कानून का, किस विधि का निर्माण करता है, तो हमें ये जानकारी के लिए पता होना चाहिए। राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, विधि का निर्माण कर सकता है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि और कानून का निर्माण कर सकता है। ये हमें जानकारी प्राप्त है। तो हम यहाँ कुछ बातें लिख लेते हैं व्यवस्थापिका शक्ति के अंतर्गत कि हमें व्यवस्थापिका शक्ति में हम लिखते हैं कि राज्य विधानमंडल का कार्य, राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना है। क्या करना है? कानून का निर्माण करना है। और ये कानून का निर्माण करने का काम किसका है? राज्य विधानमंडल का है। अच्छा, कानून के निर्माण तो हम यहाँ लिख देते हैं राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। हम पढ़ रहे हैं व्यवस्थापिका शक्ति के बारे में, और व्यवस्थापिका शक्ति में क्या आता है? कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। और ये कौन काम करता है कानून का, विधि का निर्माण करने का? तो ये जो काम करता है वो कौन करता है? राज्य का राज्य विधानमंडल। और राज्य का जो राज्य विधानमंडल होता है वो राज्य सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियों को जो अपन बात कर रहे हैं वित्तीय शक्तियों में कि विधानसभा को वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है, हम बातचीत करेंगे वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। और वित्तीय शक्ति की अगर बातचीत करें तो पूरी की पूरी जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है? विधानसभा को प्राप्त है। मैं ये कह रहा हूं कि विधानसभा को समस्त वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। अब इसका उत्तर है क्यों प्राप्त है? क्योंकि धन विधेयक है या नहीं ये सबसे पहले निर्धारण करता है विधानसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक विधानसभा में ही रखा जाता है, विधान परिषद में नहीं रखा जाता है। क्या इसका कहीं उल्लेख किया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में ये बातें लिखी गई है कि धन विधेयक
विधानसभा में ही रखा जाएगा, न कि विधान परिषद में। इसलिए साफ तो पता चलता है कि विधानसभा में ही धन विधेयक को रखा जाएगा, अन्य किसी भी सदन में ये अपने विधेयक नहीं रखा जाएगा। कौन सा? धन विधेयक। अब हम बातचीत करते हैं इसके अलावा, तो हम यहां लिख देते हैं वित्तीय शक्तियों में कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा के अध्यक्ष करता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि धन विधेयक किसकी सहमति से राज्य विधानसभा में रखा जाता है, तो सहमति की आवश्यकता, अनुमति की आवश्यकता होती है, तो वो राज्यपाल के द्वारा रखा जाता है। लेकिन कोई विधेयक विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण राज्यपाल नहीं करता है, ये तो सिर्फ अनुमति देता है। इसका विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा के अध्यक्ष करता है। दूसरी बात, धन विधेयक विधानसभा में ही रखा जाएगा, न कि विधान परिषद में। और ये बातें कहाँ लिखी गई है? संविधान के अनुच्छेद 198 में, कि धन विधेयक कहाँ रखा जाएगा? विधानसभा में अनिवार्य रूप से रखा जाएगा, न कि विधान परिषद में। और ये बातें जहाँ बतलाती है वो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं जो शक्तियां केवल और केवल विधानसभा को ही प्राप्त है, अन्य किसी सदन को प्राप्त नहीं है, अन्य किसी पद को प्राप्त नहीं है, तो उनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। हम बातचीत करें विधानसभा की विशिष्ट शक्तियों के बारे में। विशिष्ट शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले जो शक्ति मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये विधान परिषद के सदस्यों को नई शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? विधानसभा के सदस्यों को। अगर एक प्रश्न ऐसे आया था एक बार, आपको भी इस प्रश्न को नोट करना चाहिए कि अगर कोई मुख्यमंत्री है और वो विधान परिषद से चुना गया है, तो क्या वो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं भाग लेगा। मुख्यमंत्री है तो क्या है? विधानसभा का सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और वो भी निर्वाचित, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है राज्यपाल और राज्यपाल निर्वाचन करता है किसका? मनोनयन करता है उन सदस्यों का, तो वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए, मैं आपके सामने चर्चा करता हूं, हो सकता है कि आप इन प्रश्नों को नोट भी करें। तो हम यहां लिख लेते हैं पहली बात यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये तो एक नंबर बात। 2 नंबर बात, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, किसके? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। किसका निर्वाचन करते हैं? अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ये शक्ति किसको प्राप्त है? ये भी शक्ति विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त है। हम बातचीत कर लेते हैं। विधानसभा सदस्य अपने अध्यक्ष व
उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। यह भी शक्ति किसको प्राप्त है? यह भी शक्ति विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त है। इसके अलावा विधानसभा को और कौन सी शक्ति प्राप्त है? साथियों, हमने कुछ समय पहले भी पिछली क्लास में चर्चा की कि विधान परिषद का अगर गठन करना है तो विधेयक है, वो प्रस्ताव है, जो सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है वो विधानसभा में लाया जाता है। तो हम यहाँ कुछ बातें नंबर 3 में लिख लेते हैं। विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के गठन व समाप्ति का प्रस्ताव लाया जाता है। अगर कहीं विधान परिषद का गठन करना है, कहीं समाप्ति करनी है, तो उसका प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। इसके अलावा अभी हम बातचीत करेंगे कि इनको और कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। इसके अलावा भी कुछ और शक्तियाँ प्राप्त है कि धन विधेयक है या नहीं, ये भी कौन निर्धारण करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा धन विधेयक कहाँ रखा जाएगा? पहले वो भी विधानसभा में रखा जाएगा, विधान परिषद में नहीं रखा जाएगा। ये दोनों भी शक्तियाँ यहाँ अपन विशिष्ट में लिख सकते हैं कि ये भी किसको प्राप्त है? इसको प्राप्त है। इसके अलावा भी कोई और शक्तियाँ प्राप्त है तो हम उनको लिख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। एक और बात है कि या मैं लिख देता हूँ, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। विधान परिषद के जो 1/3 जो सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, ये कौन इनको निर्वाचित करता है? विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं। ये भी शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये भी शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा को प्राप्त है। इसके अलावा भी कुछ और भी शक्तियाँ प्राप्त है, हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारी 4 शक्तियाँ होगी, महत्वपूर्ण शक्तियाँ होगी। इसके अलावा भी कुछ बातें पहले भी लिखी थी, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। धन विधेयक कहाँ रखा जाता है? विधानसभा में रखा जाता है। यह भी इनकी क्या है? विशिष्ट शक्तियों में आता है। तो नंबर ई में लिख देते हैं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये इनकी विशिष्ट शक्तियों में आता है और वित्तीय शक्तियों में आता है। अगर बात करें कि धन विधेयक विधानसभा में ही रखा जाता है, विधानसभा में ही धन विधेयक विधानसभा में ही रखा जाता है, न कि विधान परिषद में। ये भी इनकी क्या है? वित्तीय शक्ति और विशिष्ट शक्ति में है। ये बातें कहाँ बतलाती है? अनुच्छेद 198 में। धन विधेयक है यानी इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है, विशिष्ट शक्ति है। धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है, न कि विधान परिषद में, भी विशिष्ट शक्ति है, जो उल्लेख किया है 198 में। अब हम बातचीत करेंगे सत्र या अधिवेशन के बारे में। साथियों, अगर हम बातचीत करते हैं कि जो विधान मंडल होता है, इसकी पूरी जो कार्यवाही है वो सत्र व अधिवेशन के माध्यम से की जाती है। हमें पता है कि 3 सत्र का आयोजन किया जाता है। पहला अगर कहें बजट सत्र, 2 नंबर कहें मानसून सत्र, 3 नंबर कहें शीतकालीन सत्र। अब ये रही बात कि विधानमंडल में सत्र को कौन आहूत करता है,
कौन बुलाता है, कौन सत्रावसान करता है, कौन स्थगन करता है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि विधानमंडल की समस्त यहाँ लिख देते हैं कुछ बातें। विधानमंडल की समस्त कार्यवाही, विधानमंडल की समस्त कार्यवाही सत्र के माध्यम से की जाती है। सत्र के माध्यम से की जाती है, और सत्र के माध्यम से की जाती है इसका मतलब हुआ सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, और ये विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को भंग, ये तीनों शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्यपाल को। राज्यपाल, अगर प्रश्न पूछ ले सत्र को आहूत कौन करता है, तो इसका उत्तर है राज्यपाल करता है। सत्र को सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन सत्र का स्थगन राज्यपाल नहीं करता है। सत्र का जो स्थगन होता है वो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विधानमंडल की जो समस्त कार्यवाही है वो सत्र के माध्यम से की जाती है, और 3 महत्वपूर्ण सत्र माने जाते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हम यहाँ लिख देते हैं एक वर्ष में 2 सत्र का, एक वर्ष में 2 सत्र का चलना अनिवार्य है। कि आपको एक साल में 2 सत्र तो अनिवार्य है, करना ही करना है। इसमें एक शर्त और दी गई है, वो है 2 सत्रों के बीच 6 मास से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। अंतराल नहीं होना चाहिए। खास बात यह है कि विधानमंडल के समस्त कार्यवाही है वो सत्र के माध्यम से की जाती है। सत्र कितने माने जाते हैं? 3। और सत्र को आहूत कौन करता है? राज्यपाल। सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल। और एक ही वर्ष में कितने सत्र चलना अनिवार्य है? 2। और दोनों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब हम एक सत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सत्र कितने हैं। तो हमने कहा सत्र 3 होते हैं। सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक साल में कितने सत्र चलना अनिवार्य है? तो 2 चलना है। ऐसे अपने को बातें करनी है। अब हम बातचीत करते थे सत्र के बारे में। 1 नंबर पर बात करें तो एक माना जाता है बजट सत्र। अगर कहें कि वर्ष का प्रथम सत्र, अगर विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र माना जाता है। बजट सत्र की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये फरवरी से मई के मध्य चलता है। फरवरी के मई के मध्य कौन सा सत्र चलता है? बजट सत्र चलता है। सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। और एक इसमें खास बात यह है कि राज्यपाल इस सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, और राज्यपाल आके ये कहता है कि ये हमारी सरकार की योजना है, हमारी सरकार काम कर रही है, ये हमारी सरकार काम करेगी। सरकार के कामों का जो लेखा जोखा है वो देता है, और पूरी उनकी जो प्रक्रिया है, योजना है, उनके बारे में अवगत कराता है। तो ये राज्यपाल अनिवार्य रूप से इस सत्र को संबोधित करते हैं। हम यहाँ पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं नंबर ए में बजट सत्र। बजट सत्र का नाम आता है, पहले अपने को ये पता होना चाहिए कब चलता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये फरवरी से मई के मध्य चलता है। अगर ये फरवरी के मई के मध्य चलता है तो हम यहाँ पहले ये लिख देते हैं ये है सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, और सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है तो इसको कौन संबोधित करता है? राज्यपाल अनिवार्य रूप से संबोधित करता है।
राज्यपाल क्या करता है, अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। कौन से सत्र को करता है, बजट सत्र को। अगर प्रश्न आ जाए कि राज्यपाल के द्वारा अनिवार्य रूप से कौन सा सत्र संबोधित किया जाता है, तो वहां अपने को लिखना है कौन सा, बजट सत्र। इसके अलावा हम 2 सत्र और हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक सत्र का नाम है मानसून सत्र और एक का नाम है शीतकालीन सत्र। कोई खास बात नहीं है मानसून सत्र व शीतकालीन में, लेकिन इनके बारे में कुछ बातें उनको लिख लेते हैं। शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र की बात करें तो यह जुलाई से सितंबर के मध्य चलता है, जुलाई से सितंबर के मध्य चलता है। और इसकी बात करें तो यह चलता है नवंबर से दिसंबर के मध्य चलता है। सत्र की बात करें तो कुल कितने, 3, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। एक साल में कितने सत्र चलना अनिवार्य है, 2, और दोनों के बीच में अधिकतम अंतराल होना चाहिए, वो कितने होना चाहिए, 6 माह का होना चाहिए। अब हम बातचीत कर रहे हैं विधानसभा सत्र के बारे में कि विधानसभा के सत्र को आहूत करने का जो काम है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इनको आहूत कौन करता है, राज्यपाल। सत्रावसान कौन करता है, समाप्ति कौन करता है, तो वो भी राज्यपाल करता है। विधानसभा को भंग करने का काम भी राज्यपाल करता है। लेकिन क्या है कि विधानसभा को स्थगन करने का काम विधानसभा अध्यक्ष करता है। कुछ बातें हैं परीक्षा की दृष्टि में प्रश्न आए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सत्र को स्थगन करते हैं, उनका नाम है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है, सत्र को स्थगन करते हैं। ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है, पूछे जाने की संभावना है कि सत्र को स्थगन कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब हम बातचीत करें कि अगर केंद्र की दृष्टि से देखें तो लोकसभा में सत्रावसान कौन करता था, तो लोकसभा में जो सत्रावसान करने का काम राष्ट्रपति करता था, आहूत करने का काम राष्ट्रपति करता था, लेकिन स्थगन करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता था। तो अपने को यहाँ भी पता होना चाहिए, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष करते थे, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा हम बातचीत करते हैं सत्र में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहाँ करेगा विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि विधानसभा अध्यक्ष बैठक, पहले प्रश्न ये आए कि सत्र के जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। अगर किसी कारणवश विधानसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वहां अपने को लिखना है, वहां बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष। अगर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि अगर विधानसभा का अध्यक्ष भी नहीं हो, विधानसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं हो, तो विधानसभा जो बैठक होगी उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो बैठक की अध्यक्षता करेगा एक कार्यवाहक अध्यक्ष। इस कार्यवाहक अध्यक्ष का पहले भी हमने एक बार जिक्र किया था कि राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। क्या यह शक्ति है, यह मौखिक शक्ति है या कहीं लिखी हुई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 में यह लिखी हुई है कि अगर बैठक के अंदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। तो अब यहाँ कुछ बातें और चर्चा कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष करता है, और विधानसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो वहाँ कौन करेगा, उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो यहाँ लिखा हुआ है राज्यपाल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। और इस कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। इस पूरी की पूरी कहानी का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 180 में। हम बातचीत कर रहे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। हमने कहा कि विधानसभा में जो सत्र होता है उस सत्र की अध्यक्षता करने का काम विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो तो राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इस कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 में किया गया है। साथियों,
हमारा एक यूट्यूब चैनल के अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं, हल करवाया जाता है, व्याख्या सहित उनका उत्तर दिया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का जो स्नेह है, आशीर्वाद है, इसी प्रकार बना रहे। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।